अंग्रेजी भाषा है, उसे सीखना है, उसे पढ़ना है, लेकिन उसे संस्कृति के रूप में नहीं स्वीकारना। यूपीएससी में जो विद्यार्थी बैठते हैं उनके लिए निबंध की एक पुस्तक निकाली जाए। तो मैंने 50 आईएएस से कहा कि आप हिंदी में जो निबंध लिख के आए हैं उसी कोटि के निबंध लिखें, और अच्छा हो कि जो निबंध आपने वहां लिखा है वही लिखें। यकीन मानिए किसी ने वो नहीं लिखा, किसी ने भी। वास्तविकता यह है कि कोई हिंदी में काम करना नहीं चाहता, हकीकत है। वो काम अंग्रेजी में करना चाहते हैं। अंग्रेजी ने हिंदी का बहुत नुकसान किया। जितने भी प्रोफेसर हैं 2.5-3 लाख रुपए पा रहे हैं, ये क्या हिंदी की सेवा कर रहे हैं? हिंदी इनकी सेवा कर रही है। हिंदी गरीबों के पास है इस समय, अमीरों के पास हिंदी नहीं है, मजदूरों के पास हिंदी है। हिंदी को हम हीरा तभी बना पाएंगे जब उसको घिसेंगे, उसको तराशेंगे। हम तराश नहीं रहे, हम उसमें रोजगार तलाश रहे हैं। आपको 3-3 हजार रुपए ले रहे, ये हिंदी का विकास कर रहे हैं? ये चोर हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये हिंदी के दुश्मन हैं। एक शोधार्थी गरीब घर का है, वो 3 हजार रुपए कहाँ से लाएगा? मुझे जब ये पता चला तो मैंने जो हिंदी के लिए काम ये 2 सरकारों ने किया है लखनऊ में, आप देखिए जाके किसी भी हिंदी विभाग में या संस्कृत विभाग में 6 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेद, ये इनमें से कुल मिला के अगर 4 मिल जाए तो हमारा नाम बदल देना। हम जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, घूसखोरी के लिए मशहूर हैं। यही तो हुआ ना, जब हम अंग्रेजी से अपना स्टेटस बढ़ा लेंगे, हम अंग्रेजी से थोड़ा ऊंचे माने जाएंगे। ये संस्कार बच्चों को भी दे रहे हैं हमारे भारतीय। तो जब हम बच्चों में ये संस्कार पैदा कर देंगे कि अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी से हम नौकरी पाएंगे, यकीन मानिए कि एक्चुअली आपने भी एक लंबा साहित्य गढ़ा है, कई किताबें लिखी हैं आपने। अगर उन किताबों के आप लेखक नहीं होते, पाठक होते, आपको जो भी आपके मित्र हैं उनको बताना होता है कि मेरा साहित्य, चाहे कविताएं हो, चाहे कहानियां हो, चाहे हिंदी का साहित्य हो, चाहे हिंदी के बारे में, चाहे भाषाओं के बारे में हो, चाहे आपकी रिसर्च हो, वो आपको पाठकों को बताना होता है कि आप ये पढ़िए। उसके ठोस कारण क्या होते हैं? ठोस कारण? हाँ। पहली बात तो मैं अपनी एक क्षणिका से अपनी बात कहूंगा। हाँ, बिल्कुल। चरित्रहीन लोकतंत्र की नैतिकता चांदी के उन तारों में बहती है जिसे अक्सर चोर काट ले जाते हैं। एक क्षणिका है ये। चरित्रहीन लोकतंत्र की नैतिकता चांदी के उन तारों में बहती है जिसे अक्सर चोर काट ले जाते हैं। एक दूसरी क्षणिका, तुम्हारे शहर की खुशहाली हमारे गांव में भी आती है, लेकिन जब जब आती है आंधी तूफान के साथ आती है और किसी न किसी गरीब के पेट का ट्रांसफार्मर दाग के चली जाती है। तुम्हारे शहर की खुशहाली हमारे गांव में भी आती है, लेकिन जब जब आती है आंधी तूफान के साथ आती है और किसी न किसी गरीब के पेट का ट्रांसफार्मर दाग के चली जाती है। अब आप देखिए, ये जो भाषा है, ये जो है, जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमको लगता है कि जनता का जो जुड़ाव होगा वो सीधा होगा। और जब हम जनता की बात करेंगे और जनता की भाषा में, अभी हमने बताया ना, होता क्या है, प्रायः साहित्यकार अकादमिक होने के चक्कर में भाषा का वैभव और अपना वैदुष्य उस कोटि का कर देते हैं। अटल जी ने बहुत अच्छी बात कही अपनी कविता में कि इतने ऊंचे मत हो जाना कि मैं आपको गले न लगा सकूं। तो भाषा भी इतनी वो प्रांजल न हो जाए, इतनी परिष्कृत न हो जाए, इतनी संस्कृत निष्ठ या अन्य कोई भाषा से जो अकादमिक बहुत हद है उससे समृद्ध न हो जाए कि गरीब आदमी या कमजोर आदमी या उस तबके का जो उस भाषा के वैभव को नहीं समझ पाता है वो वहां तक न पहुंच सके। तो मुझे लगता है कि भाषा के जो 2 स्तर हैं, एक सत्ता का स्तर और एक जनता का स्तर। सत्ता का स्तर अकादमिक स्तर से काफी मिलता है। जो राजपुरोहित है और उसकी भाषा और राज सत्ता की भाषा प्रायः मिलती जुलती है, और जो जनता की भाषा है और उसका जो वास्तविक प्रतिनिधि है उसकी भाषा मिलती जुलती है। भले ही वो सांसद हो, भले ही वो एमएलए हो, अगर वो सच में जनप्रतिनिधि है तो उसकी भाषा जनता से ज्यादा करीब होगी, सत्ता से करीब नहीं होगी। तो मुझे लगता है, एक मैं दोहा अपना कहूंगा कि मैंने उसको कोचीन के उस पे लिखा था, उस पे कोचीन का वो जो समुद्र तट था, वहां पर लिखा था, उतरा देह जहाज जब भरकर रूप अथाह
थर 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 करने लगा मन का बंदरगाह। तो उसमें सांग रूपक था। सांग रूपक तो उतरा देह जहाज, एक सौंदर्य, एक श्रृंगार, और श्रृंगार में अब एक जो मजदूर है उसको श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं, वो तो अंगार खेल रहा ना, अंगारों से खेल रहा। श्रृंगार की भाषा को अंगार की भाषा में, श्रृंगार को अंगार की भाषा में नहीं लिखा जा सकता, और अंगारों को श्रृंगार के प्रसाधनों की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब हम अंगारों का श्रृंगार करेंगे तो हम शूरवीर हो सकते हैं, पराक्रमी हो सकते हैं, योद्धा हो सकते हैं। और श्रृंगारों को अंगार से लेकर जब हम चलेंगे, या अंगारों की शैली में जब हम श्रृंगार को जिएंगे, तो मजनू हो सकते हैं, सीरी हो सकते हैं, फरहाद हो सकते हैं। वो छोटे मोटे या साधारण नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि इनका घालमेल नहीं हुआ, अंगार को श्रृंगार तक नहीं ले जाया गया या श्रृंगार को अंगार तक, लेकिन उनकी यात्रा ऐसी होती है जो सब नहीं कर पाते हैं। एक दशरथ माझी है जो अपनी प्रेयसी के लिए एक पहाड़ को काटता है, वो दशरथ माझी है। हर कोई दशरथ माझी नहीं है। उसकी पत्नी चली भी गई है, लेकिन उसकी स्मृति वो देखने भी नहीं आ रही, लेकिन उसको इतनी पीड़ा है अपनी पत्नी के, अपनी प्रिया के जाने की, इतनी वेदना है, इतना दर्द है कि वो पूरा पहाड़ काट के रख देता है और किसी की परवाह नहीं करता। कोई पागल कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मुझे लगता है कि जो भाषा का सरलीकरण की चर्चा, उसकी चर्चा की, मुझे लगता है कि जो नासमझ लोग हैं प्राय वही कहते हैं भाषा न सरल होती न कठिन होती है। भाषा को या तो हम जानते नहीं या उसको पहचानते नहीं, जैसे हम उसको पहचान जाते हैं तब हमको कठिन लगती है। आपको हम 2 घंटा पहले नहीं जानते थे, हमारे लिए आप रास्ते में मिलते तो शायद हम आपसे नमस्ते भी नहीं करते, आप हमसे भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपरिचित थे, तो हमारे लिए आपकी पहुंच कठिन थी या आपके लिए हमारी पहुंच कठिन थी। तो भाषा के संदर्भ में, चाहे व्यक्ति के संदर्भ में हो, जब तक हम उसे जानते नहीं है वो कठिन है, वो गर्व वाला हो सकता है, वो अहंकारी लग सकता है। जब हम समझ जाते हैं सरल हो जाता है। तो भाषा को समझने के लिए सरलीकरण की अलग से कोई कोशिश की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है, उसको ग्रहण करने की जरूरत है, तो वो सरल हो जाएगी। एक बिंदु वो था, एक बिंदु और था भाषा के किस तरह से जनता की भाषा बनाया जाए। जनता की भाषा बनाने की जरूरत नहीं, भाई भाषा हम कैसे बना लेंगे? माँ को हम बना नहीं सकते, माँ से हम बन सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पिता की पहचान के लिए आप बहुत सारी जांचें कराते हैं। एक जांच ये भी होती है कि डीएनए का टेस्ट होता है, लेकिन आपने सुना किसी की माँ का डीएनए का टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। वो सर्व स्वीकृत रूप है, वो तो प्रकृति जन्य रूप है, उसने जन्म दिया है, उसको कोई कैसे नकार सकता है? उस पर कोई कैसे संदेह कर सकता है? तो भाषा सरल है, इस पर संदेह करना ही मतलब वो नकलीपन है। भाषा तो स्वतः सरल है। आप देखिए अंग्रेजी कितनी कठिन लगती है हमको, आपको, और लेकिन आप अमेरिका में जाइए, आप उसमें इंग्लैंड में जाइए, आप ये दूसरे देशों में जाइए जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। जर्मन कठिन लगती है हमको, जर्मनी आप जाइए, वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत सरल है। ये जो मंडारिन है सबसे कठिन है, लेकिन वहाँ का एक रिक्शे वाला, एक जो है दूसरा मजदूरी करने वाला बढ़िया धड़ल्ले से बोलते हैं और अकादमिक भाषा में बोलते हैं। एक ने हमसे कहा कि उसमें मंडारिन में कुछ कहा, तो मैंने अपनी सहायक प्रोफेसर थी, उससे पूछा, थियन खबिंग, तो नदी के किनारे चलने वाले के पैर कभी न कभी गीले होंगे ही। वो इतनी बड़ी बात एक मजदूर ने कही थी, नदी के किनारे चलने वाले के पांव कभी न कभी गीले होंगे ही। एक आप ये देखो, आप नदी के किनारे किनारे जा रहे, कितना सघन अनुभव, कितना गहन अनुभव। एक ईरान में भी एक ने बात कही थी, एक बहुत बढ़िया कवि है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने लिखा था कि जो मजदूरी करते हैं, उनकी कविता है, मैंने एक आध कविताओं का अनुवाद भी किया उनकी, तो उसमें बताया कि जो ऊपर से गिरते हैं ना बहुमंजिली इमारत से, वो फूट जाते हैं शहतूत की तरह। मैंने जो अनुवाद किया था उसकी अंतिम पंक्ति मुझे आती, वो जब गिरते हैं 7वीं मंजिल से तो फूट जाते हैं शहतूत की तरह और लाल लाल कर देते हैं धरा। ऐसा मैंने अनुवाद किया था। आप देखिए एक मजदूर की पीड़ा को एक मजदूर कवि ने, उसका घर नहीं है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, अभी याद आएगा तो मैं कभी बताऊंगा आपको। वो कितनी वेदना, कितना दर्द। आप उससे कोई बताए कि फारसी क्या होती है, क्या बताएगा उससे? तो भाषा सरल, एक मजदूर है जिसने किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया, और आप कविता की कोटि देखिए उसकी, जो 7वीं मंजिल से गिरा हुआ व्यक्ति है वो फूट जाता है शहतूत की तरह, धरा हो जाती है लाल लाल। तो आप यह दर्द, यह वेदना, तो जब भाषा में संवेदना जुड़ती है
तो वो कठिन नहीं रह जाती, कोई भी भाषा हो। हम्म। मुझे लगता है कि भाषा कठिन तब होती है जब उसमें कृत्रिमता होती है, जब उसमें बनावट होती है, जब उसमें बुनावट होती है, जबरन जब शिल्प गढ़ा जाता है, स्वतः गढ़ा हुआ शिल्प जो शालिग्राम है, उसकी वो भगवान कैसे बन जाते? क्योंकि प्रकृति ने उसे गढ़ा है, इसलिए वो भगवान बन जाता। एक शिल्पी धीरे धीरे किसी मूर्ति को तराशता है तो वो जो साधना है वो शिल्प को भगवान का रूप या ईश्वरत्व का रूप देती। तो जो शिल्प है, आपको बताऊं, जो कृत्रिम अगर शिल्प होगा तो कभी भी सरल नहीं बनाएगा, जटिल बनाएगा। तो जो भाषा को जटिल बना रहे हैं, केशव के बारे में कहा जाता है कि केशव कविता के प्रेत हैं। कारण क्या है कि उन्होंने जो भाषा को चुना, जो शिल्प को चुना, वह जनता से बहुत दूर था, बहुत दूर था। बिहारी को किसी ने क्यों नहीं कहा कठिन काव्य के प्रेत हैं? उन्होंने चाहे वो श्रृंगार चुना हो, चाहे नीति चुनी हो, सबको जनता के करीब, जनता के दर्द को, जनता की पीड़ा को जब आप प्रयोग करेंगे, भाषा में एक दो शब्द अगर ऐसे प्रांजल और परिष्कृत आ भी जाएंगे, अर्थ निकल आएगा। अर्थ कभी एक शब्द से नहीं निकलता है, अर्थ पूरे वाक्य से निकलता है। अर्थ का वहन वाक्य करता है, कोई शब्द नहीं करता। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक इसके मर्म को नहीं समझेंगे, जब तक इसकी संवेदना को नहीं समझेंगे, तो कठिन शब्द आ जाने से भी भाषा कठिन नहीं हो जाती। कठिन का मतलब अपरिचित। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कठिन और सरल नहीं मानता शब्दों को, भाषा को। हाँ, थोड़ा मैं आपके साहित्य के बारे में समझना चाहता था। आपके साहित्य पर हम और परिचर्चा करेंगे आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने कई देशों में भ्रमण किया है और मुझे लगता है जो हिंदी का परिदृश्य है दूसरे देशों में किस तरीके से है वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि अगर हिंदी का वर्चस्व या वर्चस्व ना बोले, हिंदी किस तरीके से दूसरे देशों में देखी जाती है, भारतीयों के द्वारा और जो दूसरे देश के लोग हैं उनके द्वारा? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और हीरक जयंती वर्ष है राजभाषा का, इस पर गंभीर चर्चाएं होनी भी चाहिए। वास्तव में दूसरे देशों में जो राजभाषा का काम है वो हमारे दूतावास करते हैं, और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है दूतावास बहुत सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे। उसका कारण ये है कि जिस देश में रहते हैं या तो उनको उस देश की भाषा में बात करनी होती, या उनको संदेश भेजने के लिए उनकी व्यवस्था भी कह सकते हैं अंग्रेजी का माध्यम लेना पड़ता है। लेकिन वो एक जब से भाजपा सरकार है तो मुझे लगता है ये आनंद की बात है, ये गर्व की बात है कि वहां पर हिंदी के कार्यक्रम जरूर कराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं दूतावास। और वहाँ के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को बुलाते हैं। और ये मुझे इसलिए अवसर मिला जानने का या कहने का, इसलिए मुझे विश्वासपूर्वक, मैं किसी सत्ता का चाटुकार बनना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई जरूर कहना चाहता हूँ। अगर अच्छा कर रही कोई भी सरकार, तो चाहे वर्तमान हो चाहे पिछली हो, मैंने जैसे बसपा का उल्लेख नहीं किया भाषा के संदर्भ में, या कांग्रेस का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि अगर ये लोग चाहते, कांग्रेस वाले चाहते, तो उस समय ही ये समस्या हल हो जाती। 1965 में 65 तक ये कहा गया था कि राजभाषा के रूप में जो सह राजभाषा है वो अंग्रेजी रहेगी, और 1965 के बाद हिंदी को वो किया जाएगा। वास्तव में इन्होंने चुप्पी साध ली सारी कांग्रेस सरकारों ने। इसलिए मुझे लगता है कि इनको दोष देने में मुझे कोई वो नहीं है, कोई उस तरह का मेरा ना तो कोई गलत दृष्टिकोण है ना कोई गलत राय है, लेकिन यथार्थ कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। ये चाहते तो राजभाषा के रूप में हिंदी पूरी तरह से लागू हो सकती थी। सह राजभाषा जो अंग्रेजी थी उसको धीरे धीरे हम कम कर सकते थे, लेकिन वही जो नीतियां हैं केवल कागजी कार्रवाइयों के रूप में रही हिंदी, इसलिए किसी ने उसमें रुचि नहीं ली। वो जो प्रवृत्ति है, वो जो प्रकृति है, हमारे राजनयिकों में भी रही, और हमारे जो बाहर जाते रहे जो IFS हैं, वो चूंकि अंग्रेजी संस्कृति के व्यामोह में उलझे रहे, इसलिए उन्होंने कोई ज्यादा रुचि नहीं ली। लेकिन वहाँ की जनता, जिन देशों में जो भारतीय जनता रहती है, उसके प्रयासों से, क्योंकि वो दूतावासों के संपर्क में रहे, और जो थोड़े से रुचि लेने वाले भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा में है, या राजभाषा, असल में इसकी जो 10 जनवरी है वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। तो 10 जनवरी को भाजपा सरकार ने क्या किया, बड़ी गंभीरता के साथ विदेशों में हिंदी दिवस मनाना शुरू किया।
अच्छा, अब जब भाजपा सरकार बोल रहे थे स्पेसिफिक, ये 2014 के बाद वाला या उससे पहले भी? नहीं, 2013 में मैं गया हाँ। यहाँ चाइना में। ईरान में गया था जब मैं, तो वो जो है 2006 की बात थी। तब ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं। उसके बाद लंबे समय तक दोनों जगह रहा, चाहे वो ईरान हो चाहे चीन हो। चीन में मैं 2013 में गया, तो मुझे लगा कि वो जो अंतर मैंने देखा 2013 में तो मैंने नहीं देखा कोई कार्यक्रम। गया तो मैं 13 में था ना। बिल्कुल। तो मुझे जो है वहां जब कोई उस तरह का काम नहीं दिखा, 2014 में दिखा, और वहां रुचि ली और सरकार के पत्र गए वहां। सरकार के पत्र गए और उन पत्रों के आधार पर आप देखिए, अगर कोई भी गंगा अगर कानपुर में मैली होती है तो केवल कानपुर में मैली नहीं होती, उसके पहले मैली होती। कोई भी गंगा अगर इलाहाबाद के और कानपुर के बीच में मैली होती है, उसके सारे शहर दोषी है ना। तो ऊपर से जो चली हुई चीज है जो नीचे की ओर जा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर सत्ता में ऊपर से पवित्रता पूरी तरह प्रवाहित हो तो आगे दूर तक जाएगी। तो जब सरकारें जब हिंदी दिवस मनाती हैं दूसरे देशों में 10 जनवरी को, तो मुझे लगा कि अच्छे काम हो रहे हैं। तो सारे जितने भी देश हैं उनमें दूतावासों के लिए ये नियम आए हैं या इस तरह के लागू किए गए हैं प्रावधान कि वे वहां पर ये कला के कार्यक्रम करें, संस्कृत के कार्यक्रम करें, नाटक खेले जाएं। और इस तरह से यद्यपि भारतीय जनता ही ज्यादातर उन्हें देखने सुनने आती है, लेकिन दूतावासों में जो उस देश के नागरिक काम करते हैं, आपको बताऊं कि 50% से अधिक किसी भी दूतावास में उस देश के नागरिक काम करते हैं। तो वो तो बैठ के रुचि लेते हैं ना, वो आनंद लेते हैं, किसी से पूछते हैं। मुझसे तो कई लोगों ने पूछा इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। तो उससे तो हमारा कुछ प्रचार प्रसार होता है। मैं जब चीन से आया 2015 में, यहाँ जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ भोपाल में, शायद 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, 2015 ही था जहां तक मुझे याद। तो मुझे लगा कि करीब लोगों ने, किसी ने अनुमान लगाया 600 करोड़ खर्च हुआ, किसी ने लगाया 1000 करोड़ खर्च हुआ, ऐसे लोगों ने अनुमान लगाए। और फिर वहां चर्चा हो रही थी लोगों में, क्योंकि हमको बोलने के लिए चीन से बुलाया गया, वो यही प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं, उनको नहीं पूछा गया, तो निंदा का तो कारण बनेगा कि दूर दूर देशों से भारत सरकार ने लोगों को बुलाया और उन्हें नहीं बुलाया। वो जो मंचों पर आसीन होने चाहिए थे वो पीछे बैठे थे, हमें वहां बड़े उसके साथ प्रस्तुत किया जा रहा था। तो मुझे लगा कि उनमें तो कई लोगों से कहा था, वो एक बेचारे इस समय दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने मेरा साक्षात्कार लिया। तो जब साक्षात्कार उन्होंने लिया तो मैंने कहा कि उत्सव अगर मनाया जा रहा है हिंदी का, मरसिया नहीं गाया जा रहा है, तो ये पीड़ा का विषय नहीं है, ये गर्व का विषय है। अगर सरकार दूसरी जगहों पर खर्च कर रही है, दूसरे उत्सवों पर खर्च कर रही है, लखनऊ महोत्सव हो रहा है उसमें आपको कोई दर्द नहीं होता, मैंने उनको साफ साफ कहा था। कानपुर महोत्सव हो रहा है, झांसी महोत्सव हो रहा है, उसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं, उसमें कुछ नहीं होता। ये तो विश्व हिंदी सम्मेलन है और 3 साल के बाद आता है। इसमें आपको, वो तो हर साल मनाते हैं ना झांसी महोत्सव, लखनऊ, किसी ने विरोध किया? उसमें भी तो सैकड़ों करोड़ खर्च होते हैं, 10-20 रुपए में तो नहीं हो जाता। तो सबके मुंह बंद हो गए। मुझे लगता है कि उस समय मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, लेकिन मुझे पछतावा नहीं हुआ। इसलिए पछतावा नहीं हुआ कि उनके अंदर जो ललक थी कि मंच से बोलने, विश्व हिंदी सम्मेलन में उनका उल्लेख हो जाए, राजभाषा पत्रिका में उल्लेख हो जाए, गृह मंत्रालय वाले जान जाएं कि बहुत बड़े वक्ता और विद्वान हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये मुझे लगता है कि ये देश और विदेश कहीं भी फायदेमंद नहीं। तो मैं अभी, आपने विदेश के बारे में पूछा तो मैं बता दूं, इतनी पत्रिकाएं बाहर से निकल रही हैं, कितने लोग जानते हैं। हिंदी चेतना कनाडा से निकल रही, त्रिपाठी जी एक निकालते हैं, श्याम त्रिपाठी। तो वसुधा एक विश्वा पत्रिका निकलती है, वो रमेश जोशी जी निकालते हैं। वो 83 साल के हैं और इनका कोई भी, एक बार अपना दर्द बयां कर रहे थे कि उसको जो है टाइप करने वाला नहीं मिल रहा है कोई। तो मैंने कहा कि जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगा। बातें बहुत करेंगे। ये जो शोध छात्र अभी हमारे यहाँ बैठे हैं, इनसे कितने प्रोफेसरों ने कितने अपने आलेख टाइप कराए होंगे, लेकिन विश्वा पत्रिका का एक आलेख इनसे किसी ने टाइप करने को कहा। कनाडा से प्रकाशित स्नेह ठाकुर एक पत्रिका निकालती है वसुधा, ये इनसे कहा किसी ने उसको एक आलेख टाइप करके हमारा भेज दो। तो जब हम यहाँ से, वो बेचारे परेशान रहते, उनको आलेख नहीं मिलते। मैंने कईयों को मैंने कहा, ये बहुत सारे दिव्या माथुर हैं, सब ये इंग्लैंड से लंदन से तेजेश शर्मा जी हैं, वो पूर्वाई निकालते हैं, आप पढ़िए देखिए,
किस तरह का सोच, किस तरह का चिंतन, किस तरह के लेखक को बेचारे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो अमेरिका से पत्रिकाएं निकल रही, कनाडा से निकल रही, सिंगापुर से निकल रही। एक फैजाबाद के थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वहां से सेतु करके पत्रिका निकालते थे। ये जो रेडियो चाइना था उसे पेचिंग से निकालते थे। उसके बाद दूसरी पत्रिका मैंने निकाली और वो पत्रिका थी ये चेतना। तो मुझे लगा कि चेतना साहित्यिक पत्रिका थी। साहित्यिक पत्रिका के रूप में मेरे द्वारा निकाली गई चेतना पहली पत्रिका थी। तो वहाँ के एक सहायक प्रोफेसर को, मैंने त्रिपाठी था, उसका नाम विवेक मठ त्रिपाठी, तो मैंने सोचा कि इसको हम अगर इसमें सह संपादक बना देंगे तो इसको लाभ मिलेगा। कहीं भारत में अगर प्रोफेसर के लिए, सहायक प्रोफेसर के लिए भरेगा, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो वहाँ इसको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। फिर मैंने सोचा चलो इसको उप संपादक बना देते हैं। फिर जब पत्रिका छप के आई तब तक मैंने उसको कार्यकारी संपादक बना दिया, एक उदारता के कारण कि इसको लाभ मिलेगा, हमें इससे उतना लाभ नहीं मिलेगा। ये सोच की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब मैं 16 में वहां से चला आया तो उसने षड्यंत्र किया कि वो कहा कि ये पहली पत्रिका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बोला, एक और विश्वविद्यालय में बोला, उसमें बताया कि पहली पत्रिका का संपादक वो है। मैंने उसको भी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये लखनऊ विद्यालय में हमारे मित्र नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले समझ लो, किसी का परिचय देने के पहले समझ लो, क्योंकि वो जो चेतना पत्रिका है उसको मैंने संचेतना पत्रिका नाम से निकाला था। हिंदी चेतना तो कनाडा से निकलती है, तो हमने कहा ये मैंने निकाला था, इसको मैंने अपने सहायक के रूप में रखा था। और परिचय देने के पहले आपको कम से कम उसके यथार्थ को तो जानना चाहिए। तो ये इस तरह के सतही अध्ययन के आधार पर लोग, क्यों चीन में पढ़ा रहा है तो इसके कारण वो विद्वान हो गया। दूसरी बात ये, मैंने उसके बाद हिंदू संचेतना, क्योंकि अभी हमने आपसे चर्चा की थी ना कि संचेतना को महीप सिंह ने निकाला था, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उसका नाम बदलें। तो मैंने क्या किया, उसका हिंदू संचेतना कर दिया। तो उसने वहां पर बहस करनी शुरू की। उसे कहा सर वो तो संचेतना थी और अब तो आपका उससे लेना देना नहीं। अरे हमने कहा क्यों लेना देना नहीं, मैंने निकाली थी। जैसे किसी की कोई संतान है और अगर वो मृत हो गई तो उसका नाम थोड़ी चला जाएगा, उसके माता पिता का नाम थोड़ी ना चला जाएगा, कोई थोड़ी उठा के ले जाएगा। तो वो है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो नकली दावेदार विदेशों में भी मैं ये सब षड्यंत्र हो रहे हैं। अब अगर मैं सजग नहीं होता या उन जगहों पर जहां वो बोलने गया था और मैं उनसे जुड़ा नहीं होता, जो ऑनलाइन जो गोष्ठियां होती हैं उनमें 2-3 में उसका परिचय दिया और 2-3 में मैंने खंडन किया। ये जो हो रहा है दूसरे देशों में, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये असली काम कौन कर रहा है। मैंने अभी जैसे रमेश जोशी का नाम लिया, कोई इसी तरह के दलाल मिल जाएंगे उनको, इसी तरह के ठग मिल जाएंगे और उसके बाद उसके नाम का दुरुपयोग करेंगे और उस पत्रिका का सारा यश लेंगे। असली काम ये लोग कर रहे हैं। श्याम त्रिपाठी की उम्र भी 85-86 साल है, कितने लोग यहाँ के सहयोग कर रहे हैं। तो आपको बताऊं, जो विदेशों में हिंदी की स्थिति है वो बहुत अधिक गर्व के योग्य नहीं है, लेकिन शर्म के योग्य भी नहीं। उसका कारण है जो वहाँ हिंदी का समुदाय है, वो अपनी जो अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, जो उनकी संतानें आ रही, उनको लग रहा है कि हम अपनी संस्कृति से तभी जुड़ेंगे जो अपने देश और समाज की भाषा से जुड़ेंगे। जैसे जब तक हम वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम महाभारत नहीं पढ़ेंगे और जब तक हम नीति शतक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम नीति उपदेश नहीं पढ़ेंगे या जो है कथा सरित सागर नहीं पढ़ेंगे, तब तक भारतीय संस्कृति या इसी कथा कहानी की परंपरा को कैसे समझेंगे। ये सब करने के लिए विदेश में लोग अब अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ रहे हैं। दूसरे क्या, आप देखो कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, किस लिए कि उस देश और समाज में, लेकिन उसको भी हड़प लिया गया है। किसके द्वारा? कुछ तथाकथित कवियों के द्वारा, कुछ तथाकथित लेखकों के द्वारा। तो उन बैठकों में भी वही जा रहे हैं, उन कवि सम्मेलनों में भी वही जा रहे हैं और वो जितने में एक कवि को बुलाते हैं उतने में यहाँ से 5 कवि जा सकते हैं और यात्रा में भी उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन चूंकि उनको उतना प्रचार प्रसार नहीं मिला है, जो असली कवि हैं हकीकत में उनको नहीं मिला है, इसलिए वो दूसरे देश वाले लोग जानते नहीं। जब हम कभी चर्चा करते थे दूसरे देशों में, जहां भी गए चर्चा किया, वहां चाहे वो ईरान के विश्वविद्यालय हो, चाहे चीन के विश्वविद्यालय हो, इनमें मैंने जाकर जब चर्चा की
वहां बड़ी गंभीरता से भारतीय साहित्य को लेते हैं। आपको बताऊं, जो फारसी में अनुवाद हुए हैं उनके मूल ग्रंथ भी उनके पास मिल जाएंगे। जो मंडारिन में अनुवाद हुए हैं उनके मूल ग्रंथ भी उनके हमारे पास नहीं मिलेंगे। हमारे पास चारों वेद नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इन देशों में जाइए, चारों वेद मिलेंगे रखे हुए विश्व। आप इस यहाँ जितने भी विश्वविद्यालय है लखनऊ में, आप देखिए जाके किसी भी हिंदी विभाग में या संस्कृत विभाग में 6 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेद, ये इनमें से कुल मिला के अगर 4 मिल जाए तो हमारा नाम बदल देना। क्यों? ये रुचि नहीं है उनमें। वो अगर रुचि होती, कम से कम उनको दिखाओ। मैंने अपने घर में चारों वेद रख रखे, या अवधि अकादमी जहाँ डाली है, आपने आवास को हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सुप्रसाद दीक्षित ने कहा कि आप तो यहाँ रहते नहीं, चीन में रहते, तो जब यहाँ घर बना दिया, ठिकाना बना दिया, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय अवधि अकादमी डाल दो। अच्छा। तो मैंने उनके आदेश का पालन करते हुए उनको मैंने अध्यक्ष बनाया, मैं उसका निदेशक हूँ, और हमारे ओम प्रकाश अत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये उसके सदस्य हैं। ऐसे करके संरक्षक उसकी ये पद्मश्री डॉक्टर विद्याविंदर सिंह जी हैं। ऐसे इसमें उपाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र गोंडा के प्रोफेसर हैं, और ये प्रोफेसर उमाशंकर शुक्ल सिद्धकंठ हैं, ये भी उपाध्यक्ष। ऐसे करके जो अवधि से जुड़े हुए अच्छे और समर्थ लोग हैं उनको या तो सदस्यता के साथ उनको उसमें जोड़ा है। तो आप ये देखो, जिस अवधि को पूरी दुनिया में जाना जाता, समझा जाता, सबसे ज्यादा अनुवाद गीता और रामचरितमानस के हुए हैं दूसरी भाषाओं में, लेकिन कितने दूतावासों में रामचरितमानस रखी है, कितने दूतावासों में गीता रखी है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, अब शुरू हुआ है। अब भारत सरकार क्या करती है, अपने दूतावासों में हिंदी की पुस्तकें भेजती है, और वो पुस्तकें वहां के विश्वविद्यालयों में दी जाती हैं। पहले नहीं दी जा सकती थी क्या? तो ये जो सार्थक परिवर्तन आया है, सार्थक बदलाव आया, मुझे लगता है कि, और हिंदी की कद्र भी बढ़ी, और उसको कद्र बढ़ाने में हमारी जो व्यापारिक क्षमता है वो बहुत बड़ा योगदान है। आपको बताऊं, ठंडा ठंडा कूल लिखना पड़ेगा उसको, कोका कोला को। क्यों? क्योंकि जो पीने वाला है, कोका कोला पीने वाला है, वो मजदूर है, मेहनत करके आता है, एक बोतल लेकर 20 रुपए की पीता है। एक विद्यार्थी है, गरीब तबके का है, अगर वो 20 रुपए का 200 ग्राम वो नहीं पी सकता है, तो 10 रुपए का तो लेके पी सकता है। तो उसको पेप्सी को लेके, 10 रुपए की पेप्सी को लेके वो बच्चा पी सकता है। तो इसलिए उसको लिखना पड़ेगा, हिंदी में विज्ञापन देना पड़ेगा। चीन का माल जो आता है उसमें भी अब हिंदी में लिखा जा रहा है। आपको बताएं, जितने भी ये जो उड़ाने, हवाई उड़ाने, इन पे मैंने दूसरे देशों से जो यात्राएं की, अब आप छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन पर उतर रहे हैं। अब आप ये देखो, भारतीय जो उसमें क्रू मेंबर है, जो वो अंग्रेजी बोलेगा, मतलब विडंबना है, और जो विदेशी क्रू मेंबर है वो हिंदी में आपसे बात करेगा। आप कभी भी यात्रा दूसरे देश की करिए, अगर वो जान गया कि आप भारत से हैं, तो वो कोशिश करेगा कि आप हिंदी, क्या चाहिए आपको, महोदय भी बोलते हैं, महोदया भी बोलते हैं, और हवाई पत्तन बोलते हैं, और ये बोलेंगे आप फला जगह इसमें एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हिंदी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इसकी व्यापारिक क्षमता के कारण ज्यादा हो रहा है। व्यापारिक शक्ति, जो आप ये देखिए कि जो आयात हो रहा है, वो आयात कुछ नहीं तो हजारों करोड़ रुपए का एक एक देश से हो रहा है। तो जब किसी को पैसा मिलता है, किसी को धन मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो आपकी भाषा में आपसे बात करना पसंद करेगा। तो इसलिए जो दूसरे देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है हिंदी की व्यापारिक क्षमता। दूसरी बात यह है सरकारों की रुचि। तो जिन सरकारों की रुचि रही है उनमें मैं केवल एक भाजपा को जानता हूं, क्योंकि इनके समय में ही मैं दूसरे देशों में गया हूं। तो जितने देश हैं उन देशों में मैंने एक नाटक करवाया था ईरान में, तो वो सभी दूतावासों को भेजा गया था, लेकिन वो किसी सरकार के प्रयास से नहीं गया था। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर एक कहानी है, और उस कहानी का मैंने नाट्य रूपांतरण किया। अच्छा। तो वहां के दूतावास के जो वो थे जो है वो जो वाणिज्य दूत, वो उसमें आए थे, तो उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने अपने एम्बेसडर से बात की, राजदूत से बात की, फिर उन्होंने कहा सबको हम भिजवाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जो सूचना मिली थी उस समय
जब विश्व हिंदी दिवस था हाँ। तो कई देशों में उन्होंने भेजा था, वहां उसका वो जो है प्रसारण हुआ था, क्योंकि यहाँ इन्होंने उसका वीडियो बना लिया था। उस नाटक में करीब 17 देशों के बच्चे शामिल हुए थे। और वो अब आप देखो, आप करना चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। 17 देशों बच्चे, तो मैंने क्या किया, रोमन लिप में लिखकर सबको दिया। अब रोमन लिप में दिख, और किसी को 1 वाक्य दिया, किसी को 2 वाक्य दिए, किसी को 3 वाक्य दिए, और जो भारतीय मूल के थे उनके बड़े बड़े जो वाक्य थे वो दिए, बड़े बड़े संवाद दिए। और इस तरह से वो इतना रोचक बन गया कि उसको आपको बताऊं, ये मेरा बेटा उसमें इंस्पेक्टर माता दीन बना था, तो उसने जो अंतरिक्ष यान जा रहा था उसको उस पर दिखा रहे थे हम स्क्रीन पे, तो उसने कहा इसको साइड से लगा, पुलिस बना और उसको बताया इसको साइड से लगा। वो इतना मतलब लोकप्रिय हुआ वो स्टेटमेंट कि मतलब आप देखिए, जो भारतीय पुलिस है वो अंतरिक्ष में भी जाएगी, वहां घुस का रास्ता खोजेगी। ये जो प्रवृत्ति है, आप देखिए पूरी दुनिया ने ऐसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया उसको। मैंने तो उसको अनुवाद करते समय नहीं सोचा, या उसमें वो डायलॉग अपनी ओर से जोड़ते समय नहीं सोचा कि हम अपने देश की बदनामी कर रहे हैं, लेकिन सहज रूप से वो निकल गया। लेकिन पूरे जिस देश में भी वो खेला, वो दिखाया गया, खेला तो केवल ईरान में गया था, उसमें लोगों ने बताया कि उसको बहुत पसंद किया। और ये स्पेशली इस उस पे सेंटेंस पे, इसका मतलब है हम जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, घूसखोरी के लिए मशहूर हैं। यही तो हुआ ना, जबकि जानबूझ के मैंने वो सेंटेंस नहीं डाला था। वो बताया कि इसको साइड से लगा, मतलब जैसे नहीं पुलिस वाले गाड़ी साइड से लगा देते हैं फिर पैसा वसूली करते हैं। मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट था, मैंने वो देखा था, मैंने कुछ व्यापार किया था, कभी बांस बेचा, कभी कुछ बेचा, कभी कुछ बेचा, ट्रकों से लाद के। तो मुझे जो सामना करना पड़ा, जो संघर्ष करना पड़ा, वो मेरे दिमाग में था, उसकी वजह से मैंने अंतरिक्ष यान को साइड से लगवाया। आप ये देखिए कि हम किस तरह के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं। तो अगर हम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के माध्यम से दूसरे देश में जाते हैं तो मुझे लगता है कि, और गर्व और गौरव के साथ जाते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर गर्व करेंगे, गौरव करेंगे। हम खुद ही गर्व और गौरव का अनुभव नहीं करते हैं। दूसरे देशों में जाते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। दूसरे देशों में जाते हैं, उसकी भाषा भले ही सीख लेंगे, लेकिन अपनी भाषा में बात करना पसंद नहीं करेंगे। हकीकत में ये चाहिए हम उनकी भाषा भी सीखें और अपनी भाषा, बजाय अंग्रेजी के। आप फ्रांस जाइए, उतना कद्र अंग्रेजी की नहीं है। आप जर्मनी जाइए, उतनी कद्र अंग्रेजी की नहीं है जितनी कद्र उनके देश में आपकी भाषा की। और मेरे बेटे और बहू तो यूरोप में ही है, तो वो जो है एक जर्मन इलाका घूम रहे थे, दोनों बहू और बेटे। तो उन्होंने बताया कि देखो, मेरी बहू ने कहा, देखो पापा आपका बेटा यहाँ नेटिव जर्मन बोल रहा। मुझे गर्व हुआ क्योंकि उसने वो सीखी। तो वो हिंदी सीखने लगे, तो वो जो हिंदी में आप कैसे हैं पूछा होगा ना कि इसको क्या कहते हैं, तो उसने बताया कि इसको ऐसे कहते हैं। तो उसी से, मेरे बेटे से ही पूछ लिया आप कैसे हैं, और उससे पूछा कि लेडीज को क्या कहते हैं, तो उसने बताया कि आप कैसी हैं, ऐसे पूछा। तो मेरी बहू से पूछा आप कैसी हैं। आप जब दूसरे देश में अपनी भाषा को गर्व के साथ प्रस्तुत करेंगे और उनकी भाषा के प्रति सम्मान का व्यवहार दर्शाएंगे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सार्थक होगा। हमारी यही विडंबना है कि हम ना तो हिंदी को गौरव और गर्व के साथ लेकर जा पा रहे हैं दूसरे देश में, किसी को बुरा लगे हमें उसकी चिंता नहीं है, और ना हम दूसरे देश की भाषा का सम्मान करके और अपनी भाषा को गर्व और सम्मान के साथ प्रस्तुत करके सफल नहीं हो पा रहे। उसका सही सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेजी का स्टेटस सिंबल हमारे साथ लगा हुआ है, और हम ये सोचते हैं जब दूसरे देश में जाएंगे अंग्रेजी बोल के बड़ा गौरव मिलेगा। हमको तो नहीं मिला कहीं अंग्रेजी बोल के। तो हमने एक कोशिश की कि 1-2 सेंटेंस, जैसे मैंने बताया ना अभी टंडास का प्रयोग किया, तो मैंने जब किसी से पूछा टंडास, बस ऐसे ही तो बता दिए इधर है। तो अगर उनसे हम पूछते कि टॉयलेट किधर है, चाइना में छोसोवा बोलते हैं शौचालय को, तो छोसोवा जब बोल देंगे आप तो उनको ज्यादा गर्व होगा बजाय इसके, या ज्यादा उनको अपनी आत्मीयता का अनुभव होगा। अब आप पूछ रहे हैं टॉयलेट किधर है, तो उनको वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम दूसरे भाषियों के साथ इसलिए हम आत्मीय नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो अंग्रेजी का जो व्यामोह है वो हमसे नहीं छूट रहा, और दूतावास इसके बहुत शिकार हैं। पूरे जो हमारे जितने भी दूतावास हैं, मुझे निसंकोच कहने, आपको बताऊं, वहां जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है ना, वो भी अंग्रेजी बोलने की बड़ी ललक रखता है, चाहे पूरा वाक्य न बोल पाए, शब्द में ही सिमट जाए, लेकिन कोशिश करेगा। अगर हमारे बड़े अधिकारी, उनमें सम्मान, हिंदी बोले तो वो भी बोलेगा, नहीं बोलते हैं आपस में।
आप देखिए बाहर निकल के आप अंग्रेजी बोलो, लेकिन आप दूतावास के भीतर तो हिंदी बोलो। मैंने नहीं देखा हिंदी बोलते हुए, कुछ लोगों को देखा। ये KY शिलास्थंगल जो महाकौंसुल थे इसके ग्वांझों के, आप देख असम के थे, इसके बावजूद वो हिंदी में बात करते थे, हिंदी में सबसे संपर्क करते थे। जितने भी व्यापारी, भारतीय व्यापारी उनसे मिलने जाते थे, उनसे उन्होंने हिंदी में ही बातचीत की। तो मुझे लगा कि वो चाहते तो असम वाले जाते थे तो उनसे असमी से भले ही बात करते, लेकिन अगर भारत के किसी दूसरे प्रांत का जा रहा है तो उनको तमिल नहीं आती थी, सत्य है, तो वो हिंदी में बात करते थे। तो ये ऐसे अच्छे अधिकारी, ऐसे अच्छे राजदूत, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए कुछ IFS भी हैं, मैंने उनमें जरूर ऐसे संस्कार दिए होंगे, वो हिंदी का प्रयोग कर रहे होंगे, उनसे क्षमा मांगते हुए, क्योंकि जो मेरे विद्यार्थी IFS रहे उन देशों में मैं नहीं गया। तो मुझे लगता है कि वो जरूर प्रयोग कर रहे होंगे। ऐसे ही शिलास्थंगल मैं उनको कहूंगा बड़े इज्जत के साथ, वो वैसे बहुत सारे अधिकारी होंगे। एक मिश्र जी हैं, मैं आपको बताऊं, इस समय वो आयरलैंड के राजदूत हैं, अखिलेश मिश्र। अखिलेश मिश्र। वो इतना हिंदी प्रेमी है, दूसरे देशों में रहते हुए भी हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। और जब भी भारत में होते हैं आप उनको छोटे से छोटे कार्यक्रम में बुला लीजिए, आपके कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के भी प्रकांड विद्वान। मैं तो आपसे एक निवेदन भी करूंगा, जब कभी वो भारत में मिले आप उनका साक्षात्कार जरूर। बिल्कुल, मैं 2-3 बार बातचीत हुई उनसे, लंबी चौड़ी, उनके ऑफिस में भी गुड़गांव। हाँ नहीं, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। तो ऐसे अगर राजदूत दूसरे देशों में जाएं तो निश्चय ही हिंदी का उत्थान होगा, विकास होगा। या कैसे भी राजदूत दूसरे देशों में जाएं, लेकिन उनको सरकारें इस तरह निर्देश और संदेश देकर भेजें कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करें, तो मुझे लगता है कि ये हीरक जयंती सार्थक होगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने जो परिदृश्य है विदेशों में हिंदी का, जो उसमें विचार रखे, जो अपने व्यूज अपने साझा करे, वो काफी लोगों की आंखें भी खोलेंगे जो केवल एक डंका बजाते रहते हैं हिंदी बचाने का या हिंदी का प्रचार करने का। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पहलू और एक जरूरी पहलू आपसे जानने का, हिंदी को लेके खासकर हिंदी को लेके। अभी हम भारतीय भाषाओं की बात नहीं करूंगा मैं। आप चूंकि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में काफी टाइम तक आपने पढ़ाया भी है वहाँ पे, तो जो प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले बच्चों का जो जर्नी होता है, मुझे लगता है 3 स्टेप्स में होता है। पहला जब वो तैयारी कर रहा होता है, दूसरा जब वो वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तीसरी जब उसकी प्रशासनिक सेवा चल रही होती है। तो तीनों स्टेजेस में अगर आप एक जो मिडिल स्टेज थे वहां पे उसके साथ थे, उस बच्चे के साथ थे, उन प्रशासनिक अधिकारियों को आपने देखा है, वहां पे अगर भाषाओं की बात करें हम, प्रशासनिक सेवाओं में अगर भाषाओं की बात करें, खासकर हिंदी की बात करें, उसको किस तरीके से देखा आपने? आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने जो पूर्वोत्तर भारत के प्रोफेशनल्स थे, प्रशिक्षु थे, उन पर विशेष ध्यान देकर के कुछ किताबें लिखी। और जो दक्षिण भारत के थे, जिनको जैसे विशेष रूप से तमिलनाडु, तो आप देखिए वहाँ खा ध्वनि और घा ध्वनि नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि जब भाषा को हम देखते हैं तो उसकी संस्कृति के साथ देखते हैं। तो मैं एक प्रशिक्षु को, IAS प्रशिक्षु को तैयारी करा रहा था, भाषण देना था उसको अकादमी में। तो ये गणतंत्र दिवस पर भाषण देना था। तो मैं जब भी भारत शब्द प्रयोग करता था तो उस प्रशिक्षु के मुंह से भारत निकलता था। अच्छा, हाँ। मैंने तुरंत उसको हिंदुस्तान किया। अब आप देखिए, जो अगर कहे कि हिंदुस्तान शब्द बेहतर नहीं है, भारत शब्द बेहतर है, तो आप उनको देखिए। अगर एक IAS जिले में कलेक्टर बन के जा रहा है और मेरा भारत महान बोल रहा है, तो वहां पर जो है लोग हंस दे, मतलब भारत में ऐसे हंसने वालों की कमी नहीं है, बिना कारण समझे या बिना उसकी व्यवस्था को समझे, तो मुझे लगता है कि उसको कितना अपमान अनुभव होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, तो हमने कहा आपको इसमें अभ्यास करना पड़ेगा, तब इसका सही उच्चारण, एकदम सही उच्चारण आएगा। इसकी जगह आप हिंदुस्तान बोला करिए। तो बहुत अच्छा, बहुत सराहा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई प्रशिक्षक, जो भी हमारे इस समय वहां पर पढ़ा रहे हैं, जो संकाय में हैं, जो फैकल्टी है वहाँ की, उनको ये ध्यान रखना होगा जो हिंदी सिखा रहे हैं। एक भावना नावरेकर मेरे समय में थी, तो वहाँ पढ़ा रही थी। वो पहले केंद्रीय विद्यालय में एक लैब अटेंडेंट थी, उसके बाद हिंदी में किया तो उसमें आ गई। तो वो क्या करती थी, कभी इनकी सामग्री, कभी उनकी सामग्री, कभी उनकी सामग्री,
वो प्रयोग करती थी। कुछ दिनों के बाद जो मेरी किताबें मेरे नाम से वहां चल रही थी, वो नाम ही हटा दिए मैंने। अच्छा, हाँ। तो मैं गया तो मैंने कहा मैं निदेशक महोदय से आपकी शिकायत करूंगा। फिर वो रोई और मुझसे कहा कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। हमने कहा देखो, छोटी बहन कभी ऐसा आचरण नहीं करती। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी में जो यह चरित्र है कि किसी का नाम हटा देना, मैंने कहा तुम इस किताब से हटा दोगे लेकिन मेरा जो काम है उससे नहीं हटा पाओगे। तो उसने कहा सर अगली बार बिल्कुल आपका नाम आएगा। मैं नहीं गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन किताबों पर नाम नहीं आया होगा, क्योंकि वो काम ऐसे थे जो वो कर नहीं सकती थी। जैसे प्रशासनिक व्यवहारिक शब्दावली जो थी, हाँ। तो उसमें जब तक समझ नहीं होगी, हाँ। अच्छी जानकारी नहीं होगी, कोशीय ज्ञान नहीं होगा, कोश निर्माण की प्रक्रिया का परिचय नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। मैंने एक स्त्रीलिंग शब्दमाला तैयार की थी। मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ शायद, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको सिखा रहे हैं ना। तो स्त्रीलिंग शब्दमाला पे मैंने प्रयास ये किया कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं वो अगर दे दें हम, और मेरे मन में विचार कैसे आया, मेरे मन में विचार आया कि ये पुरुष प्रधान समाज हजारों साल से है। अब देखिए, कोई प्रक्रिया है, कोई काम है ना, उसमें आपको सामाजिक संरचना को समझना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जो पुरुषवाची शब्द हैं, पुल्लिंग वाले जो शब्द हैं, वो ज्यादा होंगे, अंदाज लगाए। फिर कई शब्दकोश देखे, तो इस तरह से देखते हुए मुझे लगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द अगर हम दे दें तो बाकी बचे सब पुल्लिंग। तो मैंने क्या किया, एक स्त्रीलिंग शब्दमाला बनाई। ये किसके लिए? विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर भारत के थे और दक्षिण भारत के थे। इतना खुश हुए वो, क्योंकि हमने कहा देखो, इनके अलावा किसी भी शब्द को आप पुल्लिंग समझकर बोलिए। और पुल्लिंग जो है, जो क्रियाएं हैं, मैं उनको कुछ क्रियाएं बता दिया, स्त्रीलिंग कुछ क्रियाएं बता दी। हमने कहा इसी तरह से रही, रहा, चलती, चलता, जाती, जाता। मैं जब भी कहीं भाषा सिखाता हूँ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, जहां भी सिखाया, सबसे पहले क्रियाएं सिखाई। मुझे उसमें इतनी सफलता मिली। एक छात्रा इन सिंह थी, तो उसका नाम मैंने अंजलि रखा था। दूसरे देशों में ये बड़ी अच्छी परंपरा है कि जिस भाषा को वो सीखते हैं उस भाषा के नामों को रखते हैं, और ये चीन में बहुत जब अनिवार्य रूप से होता है। ये शायद हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई विद्यार्थी फारसी सीख रहा है तो उस कल्चर की, उस संस्कृत की नामावली को इस्तेमाल करे, लेकिन वहां करते हैं। या जो जर्मन सीख रहा है तो कोई डोनाल्ड नाम रख ले, कोई रोनाल्ड नाम रख ले, कोई उस तरह के नाम रख ले। ऐसा यहाँ नहीं होता, लेकिन दूसरे देशों में होता है। तो उसका नाम मैंने अंजल रखा, और वो पूरा विद्यालय, विश्वविद्यालय का जो परिसर था, उसमें जितने विद्यार्थी मिलते थे एक दूसरे को हिंदी नामों से हिंदी वाले बोलते थे। उसको जब वहां से स्नातक किया, उसके बाद वहां से हम रेकमेंड कर सकते थे, संस्तुत कर सकते थे। तो जेएनयू के लिए मैंने उसको संस्तुत किया, कुछ और विद्यार्थियों को किया। इतनी कद्र उन लोगों ने की, उसको प्राथमिकता से प्रवेश दिया संस्कृत में। अच्छा, ओके। और 5वीं या छठा स्थान उसने प्राप्त किया, 6ठी पोजीशन। आप सोचो, संस्कृत में, जिसने, अब मैं अपनी बहादुरी नहीं करता कि मैंने इतनी बढ़िया सिखा दी थी, उसको कुछ मैंने ये कारक प्रसंग सिखाए, कुछ जो परस्मैपदी धातुएं हैं, बहुत आसान रहता है संस्कृत सीखने के लिए। आत्मनेपदी धातुओं की अपेक्षा परस्मैपदी धातुओं को सिखा दो, और 5 लकारें, 10 लकारें होती, 5 लकारें सिखा दो, उससे काम चल जाता है। तो मैंने उसको वो सिखा, उसके बल पर यहाँ शुरू किया। उसको वहां पर आधारभूमि मिल गई, और यहाँ अभी वो अमेरिका से पीएचडी कर रही है। वो लड़की मेरे घर सूरत आई, एक और लड़की थी, वो भी मेरे घर सूरत आई। आप अगर किसी देश या समाज में जाते हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 विद्यार्थी चीन से मुझे मिलने बाहर आता है। मेरी ये सबसे बड़ी सफलता है। ईरान से आज भी मेरे संबंध हैं। मुझे लगता है ये मेरी सफलता है। मुझे वो जो है, ये कहने में गर्व का अनुभव होता है कि ना तो केवल उन लोगों से जुड़ा, ना केवल उस सत्ता या उसके लोभ में कि मुझे कोई बड़ा पद विश्वविद्यालय में मिल जाए, जितना मिला उससे संतुष्ट हुआ, कोई लालच लोभ नहीं रहा। लेकिन 1 साल बढ़ाने के लिए मैं आपको अपनी बात कर, तारीफ की उसमें नहीं कर रहा हूं, 5 मिनट में मेरा 1 वर्ष बढ़ गया। 2 साल के लिए गया था, वहां के जो कुलपति होते हैं, वहां 2 कुलपति होते हैं, एक होता है अकादमिक और दूसरा होता है प्रशासनिक। ये भी शायद हमारी जो
दर्शक होंगे उनके लिए नया ज्ञान होगा। हाँ। दो कुलपति कहीं नहीं होते, उप वाइस चांसलर उप कुलपति कहा जाएगा, लेकिन सामान्यतः कुलपति बोलते हैं। तो वो वहां दो होंगे, एक अकादमिक होगा जो केवल शिक्षा का देखेगा, एक प्रशासनिक होगा जो सरकार से संपर्क रखेगा, ये देखेगा कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो कहीं सत्ता के विरुद्ध तो नहीं है, हाँ। या अर्थ का सही उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए उस समय जो उसके थे वो क्या नाम है, प्रशासनिक वाले, वो आए थे एक कार्यक्रम में। तो उसने जो डायरेक्टर था, जो निदेशक था दक्षिण एशियाई भाषा एवं संस्कृति का जो निदेशक था उस विश्वविद्यालय का, उसने हमसे पूछा कि एक वर्ष आप केवल एक वर्ष का मेरा अनुरोध मानेंगे, बढ़ा देंगे। तो मेरी पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं एक वर्ष और वहाँ रुकता। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और भी तमाम कारण थे। तो मैंने उनको मना किया, कहा कृपया प्लीज, मतलब एक साल के लिए आप हाँ कर दो। तो मैंने हाँ कर दी। उसने जा करके उससे बात की, 5 मिनट में मुझे पत्र मिल गया था। हाँ। और हमारी सरकार से पत्र मिलने में हमको 3 महीने लगे थे। तो जो प्रक्रिया है, आप देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आ जाए, लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है तो वो थोड़ा सा आसान बने, सहज बने, भाषा का विकास होगा। जब तक ये नहीं होगा, चाहे वो भाषा का काम हो चाहे कोई और काम हो, वो लंबा होता जाएगा। केवल पत्र लिखे जा रहे हैं। आपको बताऊं, हिंदी के विकास के नाम पर पत्र लिखे जा रहे हैं, लिखे 100 जा रहे हैं, बताए 500 जा रहे हैं। तो क्या इससे आप सोचते जमीन पर विकास होगा? हम बोले अंग्रेजी, और जब कोई आप हमारा साक्षात्कार लेने आए तब हम हिंदी में बात करें, और उसके बाद कहें हम हिंदी के अनन्य सेवक हैं। तो जब तक ये नकली सेवाएं होती रहेगी, तब तक न तो देश का विकास होगा, न भाषा का विकास होगा, न समाज का विकास होगा, और सही अर्थों में सत्ता का भी चरित्र नहीं, सुदृढ़ चरित्र नहीं निर्मित होगा। सत्ता के चरित्र निर्माण में प्रशासकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको बीच में लग रहा होगा कि मैं विषयांतर कर रहा हूँ, विषयांतर नहीं कर रहा। ये जितने भी प्रशिक्षु अधिकारी हैं, ये जो है, जब इनके पास जाते हैं तो इनको अंग्रेजी का व्यामोह रहता है। वो वहां चूंकि अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़ानी है, क्योंकि वो हिंदी प्रदेश में काम करने जा रहे हैं, उनको अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़ानी है। जो हिंदी प्रदेश के होते हैं और हिंदी प्रदेश का उनको काडर मिलता है। 2 तरह के काडर होते हैं। एक इतर होता है, जैसे दक्षिण भारत के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, तो उनको हिंदी सिखाई जाती। पूर्वोत्तर भारत के जा रहे हैं, उनको अगर उत्तर प्रदेश का या बिहार का या कोई असम का दक्षिण भारत में जा रहा और वो तमिलनाडु जा रहा तो उसको तमिल सिखाई जाएगी। अगर गुजरात जा रहा तो उसे गुजराती सिखाई जाएगी। अगर वो महाराष्ट्र जा रहा तो उसे मराठी सिखाई जाएगी। और इसके लिए केवल 16 दिन होते हैं। तो मैंने 16 दिन में आप किसी को भाषा सिखा सकते हैं, ये आसान नहीं है। मतलब सिखा सकते हैं, ये मैंने संभव करके दिखाया, और हमारे तमाम सारे साथी हैं उन्होंने भी संभव किया, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक हैंड आउट बनाने के लिए कम से कम 4-5 घंटे का समय लगता है, और उसको डिलीवर करने में भी, उसको प्रस्तुत करने में भी समय लगता है। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, जो हिंदी प्रदेश के जाते हैं वो कोई रुचि नहीं लेते। अच्छा। हाँ। मैंने एक निबंध, मैंने सोचा कि जो यूपीएससी में जो विद्यार्थी बैठते हैं उनके लिए निबंध की एक पुस्तक निकाली जाए। तो मैंने 50 आईएएस से कहा कि आप हिंदी में जो निबंध लिख के आए हैं उसी कोटि के निबंध लिखें, और अच्छा हो कि जो निबंध आपने वहां लिखा है वही लिखें। यकीन मानिए किसी ने वो नहीं लिखा, किसी ने भी। 1-2 विद्यार्थियों को छोड़कर, पद्मजा सिंगला एक, शायद नाम याद आ रहा मुझे, एक और लड़की थी, और बाकी ने केवल गूगल से दे करके और इस तरह से लिखा, मदद करके। तो वो मैंने करीब 10 उसमें से छांटे, जो गूगल की सामग्री थी वो भी और यह भी। उनमें से ज्यादातर जो गूगल की सामग्री लेने वाले थे, उनमें ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के थे। यानी उनको पता था कि हिंदी में हमें कोई रुचि नहीं है, तो ऐसे निबंध हम क्यों लिखें जिससे आगे वाले विद्यार्थी लाभान्वित हो। मैं इसलिए लिख रहा था, इसलिए छापना चाह रहा था, क्योंकि उसमें तमाम सारे ऐसे आते थे प्रशिक्षु। उस समय फाउंडेशन कोर्स वहां पर होता था, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और रेलवे ट्रैफिक सिग्नल,
रेलवे अकाउंट सर्विस, बहुत सारी सेवाओं के उनका होता था। अभी नहीं होता, अभी केवल आईएएस का 5 उसमें चरणों में होता है। जैसे आपने बताया ना 3 चरणों में होता है, वो 3 में नहीं होता, 5 चरणों में होता है। 3 प्रक्रिया आपने बताई, तैयारी की और इसकी, तो जो वहाँ प्रशिक्षण होता है 5 चरणों में होता है। तो उसमें अब कोई भी इतर सेवा वाला नहीं जाता। तो इन्होंने बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई। आप ये देखो, हिंदी में इनको काम नहीं करना पड़ेगा क्या? जो हिंदी में जो पत्राचार होगा इनको नहीं करना पड़ेगा क्या? एक भी, जब मैं उन्हें पत्राचार सिखाता था तो वो इतनी रुचि लेते थे, जो दक्षिण भारतीय थे, आप यकीन नहीं कर सकते कितनी रुचि लेते थे। मैं उनके सामने विनत होता हूँ आज भी, बहुत मेहनत करते थे। इनको ये लगता था कि मुझे जन्मजात पत्राचार आता है। और वही एक सज्जन आए आईएएस महोदय मेरे सामने, और सेवा में के बाद अल्प विराम लगाया। नहीं लगाते। हमने कहा जब टू द सेक्रेटरी आप लिखते हो तो क्या टू के बाद कॉमा लगाते हो, अल्प विराम लगाते हो? कहा नहीं। तो हिंदी में क्यों लगाते हो? तो इतनी मतलब सामान्य जानकारी नहीं है। बस उन्होंने सोचा कि मैं आईएएस हो गया तो हमको सारा ज्ञान हो गया। ये जो भ्रम है, आपको बताऊं, यकीन मानिए कि ये बहुत खराब है। एक आईएएस महोदया थी बिहार कैडर की, उनको मैंने नहीं पढ़ाया था पहले, प्रथम चरण में, यानी फर्स्ट फेज जो था उसमें मैंने नहीं पढ़ाया था। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद लौटी और वो प्रवेश कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आई कम इन गंगा प्रसाद जी। मैंने कहा माइंड योर लैंग्वेज, कैन यू टेक योर फादर्स नेम बिफोर हिम? नो, देन व्हाई आर यू टेकिंग माय नेम बिफोर मी? फिर उन्होंने कहा सॉरी सर। हमने कहा पाइए। तो आप ये देखिए, जिसमें अहंकार आ जाएगा उनको ये लगा होगा। हमने कहा कि आई एम योर टीचर, नॉट योर सबऑर्डिनेट। इफ यू कम एज ए डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर, देन आई विल सैल्यूट यू, आई विल ओबे यू। नाउ आई एम योर टीचर, सो बिहेव लाइक टीचर। तो ये नॉट लाइक सबऑर्डिनेट। अब वो जो है वो अंग्रेजी बोल करके जो प्रभामंडल बना रही थी, मुझे भी आती थी, मैंने बोल दिया। एक ऐसे आईएएस महोदया थी, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा गौर करना, उन्होंने कहा व्हाट इज गौर करना? आई कुडंट अंडरस्टैंड दो आई वाज ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। तो मैंने उनको बताया यू हैव क्लियर्ड यूपीएससी एंड गॉट 72nd और 3rd रैंक, ऐसे उनको मिला था। देन नो डाउट यू आर always outstanding student, but now you have to stand outside for 5 minutes, then I will say that you are real outstanding। अंग्रेजी क्या हमारा सिंबल स्टेटस है क्या? अंग्रेजी कोई हमारी जीविका देने वाली भाषा है क्या? नहीं है, गलत है। आपको ये बताऊं, ये जो अंग्रेजी में लिखने वाले हैं, मैं इनसे जो है थोड़ा सा मतभेद रखता हूं। मैंने एमएड किया, 2 पत्र मैंने अंग्रेजी में लिखे, उसमें मेरे नंबर ज्यादा, अंक ज्यादा, और जो 3 पत्र मैंने हिंदी में लिखे और निश्चय ही मेरी भाषा समर्थ थी, उसमें अंक कम। ये जो हमारा जो मनः स्थिति है हमारे समाज की, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है भाषा पर। एक आचार्य, एक प्रोफेसर अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को, आप ये देखो, आप अंग्रेजी में बढ़िया लिख सकते हैं कि हिंदी में लिख सकते हैं। उसकी वजह से मेरे डिवीजन खराब हो गई है, 2nd डिवीजन हो गए। अगर 5 पेपर मैंने अंग्रेजी में लिखे होते और कूड़ा लिखा होता, यकीन मानिए मैं प्रथम श्रेणी में आता। लेकिन 3 प्रश्न पत्र जब हमारा स्वाभिमान जागा कि हमको हिंदी में लिखना चाहिए और हमारी अंग्रेजी उतनी समर्थ नहीं है, वो बात मैं नहीं कह पा रहा हूँ जो हिंदी में कह सकता हूँ, उसमें नंबर कम मिले। तो ये जो मानसिकता है, ये आईएएस में भी है, आईपीएस में भी है। जो भी सुने वो मुझे माफ करे, लेकिन अपनी मानसिकता बदलें, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मानसिकता ये है कि अंग्रेजी में बात करने से उनके मातहत पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, उनके कर्मचारियों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो उनको सुनेंगे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है, चाहे वो नेता हो। आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उसमें हिंदी का बड़ा योगदान है। अगर वो हिंदी के बजाय गुजराती बोल रहे होते या अंग्रेजी बोल रहे होते तो मुझे नहीं लगता इतनी लोकप्रियता उन्हें मिली होती, क्योंकि हिंदी पूरे देश की राजभाषा है, पूरे देश की राष्ट्रभाषा है और सर्व स्वीकृत राष्ट्रभाषा है, सर्वमान्य राजभाषा है। सबने स्वीकार किया, हिंदी तर भाषियों ने इसे राजभाषा स्वीकार किया, उसके लिए आंदोलन किया है। इसका मतलब है पूरे देश की जनता हृदय से आत्मसात करती है हमारी भाषा को, और विडंबना है हम उसमें उसको छोड़ करके अंग्रेजी के व्यामोह में उलझे हुए हैं। तो अमित शाह को, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं माननीय, उनको जो प्रतिष्ठा मिली है,
इतनी अच्छी हिंदी नहीं है जितनी अच्छी हमारी है। कैसे हो सकती है? हमारी गुजराती उतनी अच्छी होगी जितनी अच्छी हिंदी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद हमारी जनता उन्हें ग्रहण कर रही, उन्हें आत्मसात कर रही, उन्हें समझ रही, उन्हें सुन रही। और ये लोकप्रियता का कारण भाषा है। हमारी जो भाषा है वो कोई भी किसी भी राष्ट्र में तब तक सर्व स्वीकार्य नहीं होता जब तक सर्व स्वीकार्य भाषा और संस्कृति को नहीं अपनाता। राम का नकार करके कोई भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है, कृष्ण को नकार कर कोई बन सकता है, राम की संस्कृति और कृष्ण की संस्कृति को नकार कर कोई भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वही चीज भाषा के साथ लागू होती है। मुझे लगता है कि हमारे जो जितने भी कुशल नेतृत्व में सबसे ऊपर गए, बहुत दिनों तक याद किए गए हैं, वो हिंदी के कारण, अपनी जो भाषा है उसके कारण और उसके संस्कृत प्रेम के कारण। चाहे वो सबसे लोकप्रिय लाल बहादुर शास्त्री हो, सबसे प्रधानमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मुझे लाल बहादुर शास्त्री लगते हैं। इंदिरा गांधी भी कम लोकप्रिय नहीं है, मोदी जी भी कम लोकप्रिय नहीं, लेकिन इनमें हिंदी, इनकी लोकप्रियता में हिंदी का 60% योगदान है। 60%, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो हमारे मोदी जी हो, इनमें 60% योगदान लोकप्रियता में। लोकप्रियता भाई, कामकाज तो ये अंग्रेजी में करते तो भी होता, कामकाज ये तमिल में करते तो भी होता, कामकाज ये अगर गुजराती में करते तो भी होता, या मैसेज अपना कन्वे करते गुजराती में तो भी मैसेज पहुंचता, भले ही अनुवाद के माध्यम से पहुंचता, लेकिन वह संप्रेषणीयता नहीं होती जो हिंदी में बोलने के कारण है, या जो वह संबद्धता नहीं होती जिसको हम कनेक्टिविटी कहते हैं, जो हिंदी से पूरे देश में हो रही है। मुझे लगता है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी राजभाषा में बोलेगा तो दूसरे देशों को भी संदेश जाएगा कि यहाँ की राजभाषा महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्रभाषा में बोलेगा तो दूसरे देशों को भी ये संदेश जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी संदेश जाएगा कि इनकी भाषा महत्वपूर्ण है। हमने क्या किया, अपनी भाषा के साथ वह व्यवहार नहीं किया जिससे उसको गौरव और सम्मान दूसरे देशों में मिलता। ओके, अच्छा, आपके साहित्य की तरफ आते हैं हम। अफसर का कुत्ता क्या है? हाँ, अफसर का कुत्ता एक व्यंग्य है। हाँ। और उस व्यंग्य में एक डिप्टी डायरेक्टर है उसका इंजीनियरिंग का। हाँ। और उसका जो जूनियर वो इंजीनियर है, तो वो जो है उसके कुत्ते को घुमाता है, और जैसे जैसे कुत्ता इधर उधर लहराता है वैसे वो भी लहराता है। तो जो अफसरशाही है उसके ऊपर व्यंग्य है। और मुझे लगता है कि इस चाटुकारिता के कारण हम भी कुत्ते बन गए हैं। मतलब हमारा समाज जो है उसमें ये प्रवृत्ति आ गई है कि किसी तरह से पूंछ हिलाना, किसी तरह से जब तक हम पूंछ हिलाएंगे तब तक ना तो हम समाज का भला कर पाएंगे, ना सत्ता का भला कर पाएंगे, ना देश का भला कर पाएंगे, ना समाज का भला अपना भी नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा लाभ हम ले लेंगे, लेकिन लंबा लाभ और यश अगर हम पाना चाहते हैं या हम जीवित रहना चाहते हैं, हमारी व्यक्तिवाची संज्ञा अगर जीवित रहे, ऐसा अगर हम चाहते हैं, तो अपने दीन को, अपने ईमान को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को जीवित रखना होगा, संवेदना में रखना होगा, अपनी आत्मा में रखना होगा, भावना में रखना होगा। और एक चीज में शायद आप इसका समापन करना चाह रहे होंगे, उपसंहार करना चाह रहे होंगे, तो ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो बटोर रहे हैं उन्हें छोड़ना सीखना होगा। देश के नाम पर, समाज के नाम पर, भाषा के नाम पर। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक दिन सब कुछ छूट जाना है। तो हम अपनी भाषा के लिए कुछ रुपया खर्च करें, अपनी संस्कृति के नाम पर कुछ खर्च करें, अपने समाज के नाम पर कुछ खर्च करें। अगर कोई बच्चा हिंदी माध्यम से पढ़ रहा है और उसकी फीस नहीं जमा हो पा रही, अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, तो हमको कम से कम एक साल में किसी एक ऐसे बच्चे की फीस जमा कर देनी चाहिए जो हिंदी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा सार्थक होगा, बजाय अपना अभिनंदन ग्रंथ छपाने के, बजाय इसे अपनी किताब जो दूसरा प्रकाशक नहीं छाप रहा है तो 20,000 रुपए देकर 100 पेज की किताब छपाने से वो ज्यादा सार्थक होगा। किसी की जिंदगी बनाए। भाषा के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है तो उसको हम हिंदी माध्यम की पत्रिकाएं खरीद के दें, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा उपयोगिता होगी, बजाय इसके कि हम अपनी किताबें बेचें तो या छपवा कर बांटें। हमको लगता है कि उतनी प्रतियोगी परीक्षाएं हम की पत्रिकाएं हम विद्यार्थियों में बांटें। मेरा जो सोच है, मेरा जो चिंतन है, इसलिए मैं किताबें छपवाता नहीं हूँ। कोई प्रकाशक छापे
तभी, अपने पैसे नहीं। अपना अभिनंदन ग्रंथ छपवाना, मुझे लगता है कि लोग लाख लाख 1.5 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हैं उसकी कोई उपयोगिता नहीं। ये अपनी भाषा के लिए करें, कोई कार्यक्रम ऐसा आयोजित करें, तुलसी पर करें, सूर पर करें, कबीर पर करें, उसमें लोगों को बुलाएं, विद्यार्थियों को बुलाएं, कुछ विश्वविद्यालयों में जाएं, पता लगाएं कि इन विद्यार्थियों के पास किताबें हैं कि नहीं। अपना अभिनंदन ग्रंथ छपाने के बजाय 1 लाख की किताबें बांट दें, हिंदी की किताबें बांट दें। आपको आप अपनी किताब के अलावा दूसरे किसी की किताब कोई बांटता हुआ मिला आपको? ईमानदारी बात नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी किताबें देते हैं लोग। तो और वो किस कोटि के लेखक हैं? हमको लगता है उससे अरुचि भी पैदा होती है बहुतों में। हम कम से कम साल में दूसरे की लिखी हुई किताबें, अच्छी किताबें और उपयोगी किताबें दूसरों को भेंट में दें, बजाय किसी को एक गुलदस्ता देने के या बजाय किसी को एक मिठाई का डब्बा देने के। मुझे लगता है कि ये भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार की सार्थकता होगी। अगर हम 1 साल में 5 किताबें भी किसी को देते हैं तो मुझे लगता है वो ज्यादा उपयोगी है अपेक्षाकृत 5 किताबें गुलदस्ता देने के, या 5 अपने अभिनंदन ग्रंथ बांटने के, या 5 किलो लड्डू या मीठा देने से। बिल्कुल, मुझे लगता है आखिरी में बस आपने कविताओं का संग्रह भी निकाला है, दोहा संग्रह भी निकाला है, गजल संग्रह भी निकाला है। कोई भी एक कविता, चूंकि हम कविशाला पे बात करें, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको बहुत पसंद हो, अगर जो भी दर्शक है उनके लिए आप साझा कर पाए। मैं कई चीजों के प्रयोग करूंगा थोड़े थोड़े। जी जी, जैसे 1-2 दोहे बोल दिया, 1-2 शेर। हाँ। बांध मेरे गांव का पानी शहर गया, बांध मेरे गांव का पानी शहर गया, अंगद के पांव सा वहीं पे ठहर गया। तो आपकी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं अपने देश और समाज के, एक शेर इस गजल का, दूसरा एक दोहा मैं बताता हूँ। पलटू पड़िया मार कर बैठा अन्याय, सरे आम सिर काट कर किया जाएगा न्याय। एक दोहा वो श्रृंगार का मैंने आपको सुनाया था। दूसरा ये, आज की सामाजिक स्थिति और हमारी न्यायिक स्थिति दोनों को इसमें बता रहा है कि उसने पड़िया मार दी तो उसको फांसी जरूर दी जाएगी, लेकिन जिसने 20 कत्ल किए उसको कुछ नहीं होगा। ये सामाजिक संरचना भी हमारी है। आप ये देखिए, कोई कत्ल किया हुआ व्यक्ति है, उससे समाज घृणा नहीं करता उतना जितना कि एक पड़िया मार देने वाले से करता। उसको जाके गंगा नहाना पड़ेगा और वहाँ नेमसारण जाना पड़ेगा, हत्याहरण जाना पड़ेगा, ये सारी प्रक्रियाएं। लेकिन इंसान का कत्ल करने वाला कभी किसी हत्याहरण गया नहीं गया। तो ये सोचने की बात, वो शायद यही सोच इसके पीछे रहा होगा जब ये मैंने लिखा होगा। दूसरा ये है, एक दोहा है मेरा, जब तक पंछी खोह में तब तक छो बिछो। हर जो प्रवृत्तियां हैं लगभग कोशिश मैंने की है। मैं नहीं कहता कि मैं रहीम हूँ या कबीर हूँ, नहीं, लेकिन ईमानदारी से सोचा है, जब तक पंछी खोह में तब तक छो बिछो, पांख खोल जब उड़ चले फिर काहेगा मुंह। तो ये जो है जो जीवन का जो अंतिम सच है, एक बार जब हमारा हो गया कि जब तक पंछी खोह में तब तक छो बिछो, पांख खोल जब उड़ चले फिर काहे का मुंह। ऐसे ही बहुत सारी परिस्थितियां स्थितियां जीवन में आती हैं, उन पर बहुत सारी कविताएं बनती हैं। तो मैं ईद के पहले एक कविता इस पर मैं पढ़ना चाहूंगा। इधर कई सालों से कटने लगा हूं अपने बचपन के दोस्त आसिफ से। किसी भी समाज वर्ग समुदाय से एक साहित्यकार कैसे जुड़ता है और एक राजनीतिक कैसे जुड़ता है, आप इसमें अंतर पाएंगे। इधर कई सालों से कटने लगा हूं अपने बचपन के दोस्त आसिफ से, लोगों से बच बचाकर जाता हूं उसके घर, मुझे भी वो अब उतना अजीज नहीं लगता। उसकी जालीदार टोपी मुझे चिढ़ाती सी लगती है, उसकी जालीदार टोपी मुझे चिढ़ाती सी लगती है, मुझे उत्तेजना सी होने लगती है, उससे फनफना उठता है मन इन दिनों। उस टोपी से ज्यादा उसमें दिखने लगे हैं छेद, उस टोपी से ज्यादा उसमें दिखने लगे हैं छेद। वो बड़ा अफसर है, प्रगतिशील विचारक है, फिर क्यों जरूरी समझता है चिकन के कुर्ते पाजामे पर पहनना क्रोशिया की टोपी। चिकन के कुर्ते पाजामे पर पहनना क्रोशिया की टोपी। ईद के दिन कभी कभी शुक्रवार को जींस पर भी पहन लेता है ये टोपी और चला जाता है मस्जिद। न जाने क्यों चुभता है मुझे एक दिन के लिए भी उसका इस तरह मुसलमान हो जाना। न जाने क्यों चुभता है मुझे एक दिन के लिए भी उसका इस तरह मुसलमान हो जाना। उसे भी चुभता होगा
अल्हड़ जवानी के दिनों में हर मंगलवार को मेरा टीका लगाकर मंदिर से सीधे उसके घर जाना, यानी हिंदू हो जाना, यानी हिंदू हो जाना। उन दिनों जिस चाव से खा लेता था लड्डू, उन दिनों जिस चाव से खा लेता था लड्डू, अब नहीं खाता। शुगर का बहाना बना के 2-3 बूंदियां भर छोड़ा लेता है लड्डू से, हमारे भी गले में अटक जाती है सुस्वाद सिवाइयाँ। अब तो बस अपने अपने दर्द अपने अपने भीतर दबाए बिना रस की निभ रही है हमारे इस खट्टेपन से। उसे भी तो शायद ये पता नहीं ये वातावरण इतना विषाक्त क्यों है कि होली और ईद पर मिलते हुए गले वो गर्माहट नहीं है। हम दोनों की सांसों में बस छू भर लेते हैं सीने, नहीं तो गले मिलते हुए ऐसे छूटती थी सांसें जैसे साइकिल में भर रहे हो हवा। ऐसे गले मिलते हुए ऐसे छूटती थी सांसें जैसे साइकिल में भर रहे हो हवा, और भरते ही रहते थे दोनों दिलों के टायरों का मेढकों से फूल जाने तक। दोनों दिलों के टायरों का मेढकों से फूल जाने तक हम आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचा पाएंगे मिठास सिवाइयों, गुजियों और लड्डू पेड़ों की जो मरती जा रही है बेतरह दिनों दिन, जो मरती जा रही है बेतरह दिनों दिन। कुछ तो गड़बड़ है जो हमारे लाख प्रयासों के बावजूद दोस्ती में खटास सी आ रही है, उतनी ही सरस और विश्वसनीय नहीं हो पा रही है जितनी पहले थी हमारे बचपन में। यहाँ तक कि जवानी में भी अब मरता जा रहा है विश्वास, सूखती जा रही है हमारे भीतर के अपनेपन की संता। जीवन भर के श्रम का यही परिणाम मिला है कि दोस्ती में इतनी खटास आ गई है जैसे गरम गरम दूध में किसी ने नींबू निचोड़ दिया। बहुत अच्छा।